तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। आई एम श्योर कि इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सवाल ये है कि मान लीजिए हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं। एक म्यूचुअल फंड है जिसका एयूएम बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई का मतलब है कि लेट्स से उसका एयूएम है 50,000 करोड़ का। सेकंड म्यूचुअल फंड हमारे पास है जिसका एयूएम मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है, ना बहुत ज़्यादा लो है। राउंड अबाउट आप मान के चलिए 20,000 करोड़ का एयूएम है। और तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमारे पास है जिसका एयूएम बहुत ही लो है, यानी कि 500 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो अगर हम इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के पास्ट के 1-2 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में से हाईएस्ट रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड ने दिए होंगे और लोएस्ट रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड के गए होंगे? आई नो किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो हैं वो बहुत से पैरामीटर्स पे, बहुत से डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। बट फिर भी अगर हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि सभी पैरामीटर्स इन म्यूचुअल फंड के सेम हैं, इवन फंड मैनेजर भी इन म्यूचुअल फंड का सेम है, तो आप यहाँ पर एक गैस लेके देखिए कि किस म्यूचुअल फंड के हाईएस्ट रिटर्न्स और किस म्यूचुअल फंड के लोएस्ट रिटर्न्स गए होंगे। इसका जवाब आपको वैसे तो वीडियो के एंड तक आते आते अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के एंड में इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हमें जानना है कि क्या किसी म्यूचुअल फंड के छोटे एयूएम से उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट आता है, या बिगर एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स ही आपके लिए अच्छे हैं। तो आज हमें सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात नहीं करनी है, बल्कि उन सभी चीज़ों को जानना है जिनके ऊपर किसी म्यूचुअल फंड के लो एयूएम से या फिर हाई एयूएम से इम्पैक्ट आ सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो से पहले जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में जब मैं म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस कर रहा था, तो एनालिसिस के टाइम पे मैंने यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के लास्ट 1 ईयर के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिखाए थे, और 1 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से हमारे पास टॉप 10 में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स आए थे जिन म्यूचुअल फंड्स का नाम मे बी आपने पहले ना सुना हो, या फिर वो म्यूचुअल फंड जिनका मैंने कभी अपनी वीडियोस में नाम ही नहीं लिया है और ना ही उनको कभी शॉर्टलिस्ट किया है। तो अगर आपने इस डेटा को ध्यान से देखा होगा तो मे बी आपने यहाँ पर नोटिस किया हो कि अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स के एयूएम की बात करते हैं, यानी कि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर हम उनके एयूएम को देखते हैं, तो 10 में से 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एयूएम 5,000 करोड़ या फिर उससे नीचे का है। और सिर्फ 2 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एयूएम वैसे तो 5,000 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन 20,000 करोड़ से नीचे का है। यानी कि इनका एयूएम भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इसको हम एक मीडियम रेंज वाला एयूएम बोलेंगे। वहीं अगर हम हाई एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जिनके बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूं और जिन म्यूचुअल फंड के नाम से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, जैसे कि अगर हम डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड है जिसका एयूएम 28,000 करोड़ का है, और एक जो रॉकस्टार म्यूचुअल फंड हमेशा से रहा है जिसका नाम आई नो सब लोग जानते होंगे, जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका एयूएम है 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। आप देख सकते हैं कि वो इसके हिसाब से रैंक नंबर 22 पे है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 16th रैंक पे है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 14th रैंक पे है, और डीएसपी स्मॉल कैप फंड 11th रैंक पे है। यानी कि जिन म्यूचुअल फंड्स का एयूएम काफ़ी ज़्यादा हाई है उनके रिटर्न्स काफ़ी कम गए हैं पिछले 1 साल में, और जिन म्यूचुअल फंड्स का एयूएम लो है उनके रिटर्न्स काफ़ी हाई गए हैं इसी 1 साल में। और पिछला 1 साल जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी वोलेटाइल रहा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें मार्केट में देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी लो एयूएम वाले म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न जनरेट यहाँ पर कर पाए हैं। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो लो एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, और खासतौर पर अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो क्या लो एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं? लेकिन फिर भी इसी वीडियो में मैंने यहाँ पर एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात की थी जिसका एयूएम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड की बात की थी जिसका एयूएम हाई है, तो आपको आंख बंद करके मुझ पे ही विश्वास कर लेना चाहिए नहीं। तो आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको ये सभी चीज़ें विद डेटा दिखाकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का एजीएम हाई है या फिर लो है, उससे किसी म्यूचुअल फंड के जो पैरामीटर्स हैं उन पर क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाती है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। तो किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन डिसाइड होता है उसकी नंबर ऑफ होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग। मतलब कोई म्यूचुअल फंड कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, क्या 30 स्टॉक्स हैं या उसका पोर्टफोलियो 300 स्टॉक्स का है।
तो ये चीज़ मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ moneycontrol.com पे, नॉट अ पेड प्रमोशन। मनी कंट्रोल कंप्लीटली फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम जाएँगे होम पे, और होम पे अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप। तो मेरे पास यहाँ पे सारे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे और मैं एक काम करता हूँ, इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को 1 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से डिसेंडिंग सॉर्ट लगाता हूँ। तो डिसेंडिंग सॉर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, आईटीआई, मतलब वही सारे म्यूचुअल फंड जो अभी हमने देखे थे जिनका एयूएम काफ़ी लो था। तो एक काम करते हैं कि जो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ इंडिया है, और कौन सा ओपन कर सकते हैं, लेट्स से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। वैसे तो इसका एम काफ़ी ज़्यादा है, बट हम जेएम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ओपन करके देख लेते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ इन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को देखने में, यानी कि पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन क्या है इनका। तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखने के लिए मैं अगर सबसे पहले ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इसके पास हैं वो है 72। ठीक है, हम नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके आते हैं, इसके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 87। बैंक ऑफ इंडिया के पास है 88 स्टॉक्स, और जेएम स्मॉल कैप फंड है इसके पास 77 स्टॉक्स। तो मतलब वही 70-80 की रेंज में हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गई पहली बात, यानी कि उन म्यूचुअल फंड की बात जिनका एयूएम लो है। उसके बाद अगर हम अपने जो बड़े एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बात करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को देखूंगा, बंधन स्मॉल कैप फंड को देखूंगा, और अपना जो रॉकस्टार म्यूचुअल फंड है, कहाँ गया वो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो इनको हम देखते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, ये आ रहे हैं 113, यानी कि 100 पार कर गए हैं। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स हैं वो हैं 259, भाई साहब 250 पार कर दिया। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी 250 के पार होना चाहिए, इसके पास नंबर ऑफ होल्डिंग्स हैं 254, अगेन 250 के पार इसने भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ होल्डिंग्स रखी हुई हैं। तो एक तरफ हमारे पास वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एजीएम लो है, लेकिन उनके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो भी लो हैं, यानी कि पोर्टफोलियो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इनका अच्छा है, हाई है। और जो बड़े एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं इनका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन काफी लो है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके पास हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका डेटा हमें ये बता रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जब किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम हाई हो जाता है तो उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी, यानी कि होल्डिंग्स भी यहाँ पर हाई हो जाती हैं, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। जबकि अगर एयूएम लो है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन हायर साइड पे होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर कम होते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब निकल के आएगा, अभी हम यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि किस पैरामीटर पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो ये हो गई स्मॉल कैप की बात, लेकिन क्या मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी इसी तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम अगर लो होगा तो क्या वहां पर भी होल्डिंग्स लो होती हैं, या मिड कैप म्यूचुअल फंड का अगर एयूएम बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होल्डिंग्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाकर किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि क्या एयूएम का इंपैक्ट मिड कैप कैटेगरी में भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि लेंथ बढ़ जाए और आप यहाँ पर बोर हो जाओ। इसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारे पास है पोर्टफोलियो एलोकेशन, बेसिकली कैटेगरी एलोकेशन, यानी कि किस कैटेगरी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपना एलोकेशन ज़्यादा रखा हुआ है और किस में कम रखा हुआ है। तो इसके लिए अगेन मैं मनी कंट्रोल पे आ जाऊंगा और कैटेगरी एलोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इक्विटी के अंदर 95 है, लेकिन हमें देखना है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन किस तरीके से है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे, आप देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये है मिड कैप 18.66 और स्मॉल कैप है 73.31। तो 70% से ज़्यादा का एलोकेशन है। और अदर्स में है 5.13%। अदर्स के अंदर माइक्रो कैप भी आ सकता है, स्मॉल कैप की दूसरी होल्डिंग्स भी आ सकती हैं। इसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप एलोकेशन है 61.94, यानी कि 62% का, जो कि उससे कम है जो हमने पहले फंड देखा था। और मिड कैप एलोकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है 24.38 का। अदर्स में आ जाता है 4.83। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली चलता हूँ जेएम स्मॉल कैप पे, यहाँ पर स्मॉल कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है 85% का, अदर्स के अंदर 9.36 है। और लार्ज कैप एलोकेशन तो है ही नहीं, मिड कैप एलोकेशन है 5.44 का, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। अब हम चलते हैं बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ, यानी कि अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप एलोकेशन 65% का है,
मिड कैप एलोकेशन 8.8% का है, लार्ज कैप एलोकेशन यहाँ पर ज़्यादा है 14.26% का। इसके बाद अगर हम बंधन स्मॉल कैप को देखते हैं तो इसका एलोकेशन है 67.71% का, मिड कैप एलोकेशन 13.25 का, लार्ज कैप है 6.12% का, अदर्स में आ जाता है 12.92% का। तो स्मॉल कैप में एलोकेशन डायरेक्टली यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू जो स्मॉल एयूम वाले म्यूचुअल फंड्स थे। फाइनली आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर एलोकेशन हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी कम, अगेन 65%, और मिड कैप एलोकेशन 13.37% का है, लार्ज कैप भी 14% के आसपास का है। तो लार्ज कैप मिड कैप यहाँ पर थोड़े से बड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप और दूसरे म्यूचुअल फंड्स को देखना कि क्या उनमें एलोकेशन कुछ इस तरीके से है या नहीं है। तो जैसा कि मोटा-मोटा अभी यहाँ पर समझ में आया है कि अगर एयूएम किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कम है, तो उसमें जो कैटेगरी एलोकेशन है, यानी कि स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जिन म्यूचुअल फंड्स का एयूएम हाई है, वहाँ पर स्मॉल कैप एलोकेशन कम है। तो जो बात मैंने पॉइंट नंबर 1 में की है और अभी जो पॉइंट नंबर 2 में की है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपको पता चलेगा हमारे अगले पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है एग्जीक्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको काफी कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इनफैक्ट आप किसी दूसरे को भी इस चीज के बारे में समझा पाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसका एयूएम काफी लो है, मान लेते हैं 500 करोड़ का एयूएम है। इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में एक नई कंपनी ऐड करनी है, यानी कि नया स्टॉक ऐड करना है, और अपने पोर्टफोलियो का 2% स्टेक इनको इसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करना है। लेट्स से इस कंपनी का मार्केट कैप है 1000 करोड़ का। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो 500 करोड़ में से 2% इन्वेस्ट करने का मतलब है 10 करोड़ ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहता है। और 10 करोड़ अगर ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, तो फिर भी ये म्यूचुअल फंड उस कंपनी का 1% स्टेक ही बाय कर पाएगा, विच आई डोंट थिंक शुड बी अ बिग डील। मतलब किसी कंपनी का 1% स्टेक से ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अचानक से हिल जाएगी, उसका जो स्टॉक प्राइस है वो अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। और इवन अगर कल को इस म्यूचुअल फंड को उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से ड्रॉप भी करना होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी ही क्रैश हो जाएगी या फिर उसका जो स्टॉक प्राइस है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होना चाहिए। जिसका मतलब ये कि इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपना 100% एलोकेशन करने के लिए, अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही इनको 100% एलोकेशन करनी है, तो 50 डिफरेंट स्टॉक्स में इनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और इनका 100% एलोकेशन हो जाएगा। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़। इसी सिनेरियो को आप सोचिए कि अगर हम एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जिसका एयूएम है 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ में से 2% पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करने का मतलब है 1000 करोड़ कहीं पर इन्वेस्ट करना। और 1000 करोड़ तो हमारे एग्जाम्पल में एक स्मॉल कैप कंपनी का पूरा मार्केट कैप ही है, यानी कि सिर्फ 2% एलोकेशन करने के लिए एक तरह से ये म्यूचुअल फंड उस पूरी कंपनी को ही खरीद लेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 2% की बजाय अगर 1% भी इनको एलोकेट करना होगा, 1% का मतलब है 50% स्टेक किसी कंपनी का बाय करना, तो आप सोचिए उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, अचानक से कितना इन्फ्लेट हो जाएगा। और अगर ये कंपनी कल को अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और म्यूचुअल फंड अपने एलोकेशन में से 0.5% या फिर 1% का ही एलोकेशन निकाल देना चाहता है, तो आप सोच के देखिए इस कंपनी का स्टॉक कितनी तेजी से वन डे में क्रैश हो सकता है। कैसे इस स्टॉक में एंट्री हो पाएगी और कैसे इस स्टॉक से एग्जिट हो पाएगी, तो दोनों ही काम बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से वो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे जिनका एयूएम बहुत ज़्यादा हाई था, वहां पर हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 250 या फिर उससे ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। उसका रीज़न यही है। इसके बाद चौथा पैरामीटर हमारे पास आता है एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि एएमसी आपसे एक फीस चार्ज करती है जो कि होता है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो कोई एएमसी चार्ज करती है अपना खर्चा पानी निकालने के लिए, यानी कि क्योंकि एएमसी आपके लिए मेहनत कर रही है, आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा सही समय पर मार्केट में लगाना है, आपका रिस्क कम रहे, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सके। तो ये काम इन दी एंड क्योंकि फंड मैनेजर करते हैं, लेकिन फंड मैनेजर भी यहाँ पर अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कंप्लीट आर&डी किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कंपनी के ऊपर करती है, तब जाकर एक एलोकेशन किसी पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक में हो पाता है। तो ये एक्सपेंसेस किसी एएमसी के काफ़ी हाई होते हैं। फंड मैनेजर की फीस है जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, करोड्स में होती है। फंड मैनेजर के नीचे जो जूनियर मैनेजर्स हैं उनकी जो टीम है, मतलब 50 60 100 150 लोग भी इस चीज़ में लग सकते हैं। वो बिल्डिंग है जहाँ पर इन लोगों को बिठाना है, उसमें एसी लगते हैं, खाना पानी
सब कुछ वहाँ पर चाहिए होता है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं। अब क्योंकि एएमसी इन सभी खर्चों को निकालती है आपसे यानी कि इन्वेस्टर से, तो एएमसी अपने इन सभी खर्चों का पैसा इन्वेस्टर से ही लेती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो अगेन एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जिसका एयूएम है काफ़ी ज़्यादा हाई है, 50,000 करोड़ का उसका एयूएम है, और वो म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है 0.5% पर ईयर का। तो 5,000 करोड़ पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो निकालते हैं 0.5% का, तो ईयरली ये बन जाता है 250 करोड़ का। यानी कि एएमसी की जो अर्निंग है वो है 250 करोड़ रुपए पर ईयर। अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 20 करोड़ या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी पर मंथ की। तो 20 करोड़ रुपीस पर मंथ कोई एएमसी कमा रही है, वो भी सिर्फ एक फंड से। और एएमसी का कोई एक फंड नहीं होता, 10 12 15 20 कितने भी फंड्स हो सकते हैं। तो सभी मिलाकर ये जो पैसा एएमसी के पास आता है ये कई 100 करोड़ में आ सकता है। तो एएमसी का अच्छा खासा खर्चा पानी यहाँ से निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एएमसी का जो खर्चा पानी है, फंड मैनेजर की जो फीस है, वो आसानी से यहाँ पर निकल सकती है। इसी के अपोजिट हम एक म्यूचुअल फंड लेके चलते हैं, लेट्स से जिसका एयूएम है 500 करोड़ का, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड भी आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है 0.5% का। तो 5% एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर एएमसी की जो ईयरली अर्निंग आ जाती है ये आती है 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी लगभग 20 लाख या इससे थोड़ी सी ज़्यादा की वैल्यू पर मंथ की। यानी कि एएमसी की यहाँ पर मंथली अर्निंग है 20 लाख रुपए की। तो यहाँ पर भी वही केस है कि इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास भी कोई एक फंड तो होगा नहीं, एक से ज्यादा फंड होंगे, मे बी 8 हो 10 हो। तो अगर हम फिर भी कंपेयर करते हैं तो एक तरफ वो म्यूचुअल फंड हाउस है जिसकी मंथली अर्निंग 20 करोड़ से ऊपर की है सिर्फ एक फंड से, और दूसरी तरफ ये वाला म्यूचुअल फंड हाउस है जिसकी मंथली अर्निंग है 20 लाख रुपए की। तो खर्चा पानी निकालने की बात की जाए तो ये वाला जो फंड हाउस है जिसका एयूएम काफी कम है, इनका खर्चा पानी थोड़ा सा मुश्किल से यहाँ पर निकलेगा अगर वो 0.5% का ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो ऐसे केस में फंड हाउसेस क्या करते हैं कि अगर उनके म्यूचुअल फंड का एयूएम काफी लो है तो खर्चा पानी निकालना क्योंकि मुश्किल काम है, तो वो ऐसे में अपने एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देते हैं। मे बी वो 0.5% ना चार्ज करके 1% चार्ज करें, 1.1 या फिर 1.2% यहाँ पर चार्ज करें। तो इस चीज़ को अगेन अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड फिल्टर करता हूँ और रेशियोज में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, नहीं स्कीम इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक्सपेंस रेशियो। देखते हैं किस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना निकल के आ रहा है, क्या डेटा भी वही बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या मैं जो बता रहा हूँ वो डेटा के हिसाब से सही बता रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसका एयूएम है 2400 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 1.28% का, विच इज़ वेरी हाई। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है 0.82 पे, और यूनियन स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं ये है 1.14%। जेएम स्मॉल कैप है 1% पे, आदित्य बिरला स्मॉल कैप है 1% पे। तो टॉप 10 में जो ये फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनका एक्सपेंस रेशियो हाई है, कंपैरेटिवली हाई है। उन फंड से अगर मैं दूसरे फंड्स के पास जाता हूँ जिनका एयूएम काफ़ी ज़्यादा हाई है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लेट्स से क्वांट स्मॉल कैप फंड की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.69, मतलब 0.7% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप की तो 0.74 है। अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की तो एक्सपेंस रेशियो 0.77 का है। बंधन स्मॉल कैप फंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है। इनके कंपैरिजन में अगर हम उन फंड्स की बात करते हैं जिनका एयूएम काफ़ी हाई है, तो एक काम करते हैं एयूएम से ही मैं शॉर्ट लगा देता हूँ। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.73, एचडीएफसी का है 0.77, इसका है 0.79, क्वांट स्मॉल कैप का है 0.81% का, एक्सिस स्मॉल कैप का है 0.74% का। मतलब टॉप 10 में आप देख सकते हैं एक भी स्मॉल कैप फंड ऐसा नहीं है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% या फिर उसके पार गया है। जबकि इसको अगर मैं एयूएम से लेसर की तरफ से सॉर्ट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ फंड ऐसे भी हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 2.4 का है, 1.58% का है, 1.44% का है। तो कितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है जैसे जैसे एयूएम किसी फंड का यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यानी कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एयूएम और एक्सपेंस रेशियो की। इस कंसेप्ट को बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की या इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी जिस तरीके से बढ़ जाती है उसी के हिसाब से जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट किसी कस्टमर पे जो आएगी वो कम हो जाती है। सेम ऐसे ही जैसे कि डीमार्ट करता है, डीमार्ट पे क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है,
तो पर यूनिट कॉस्ट जो आइटम्स की पड़ती है डीमार्ट में वो काफ़ी कम पड़ती है। डीमार्ट यहाँ पर अपने प्राइसेस को कम कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि मैं फुटफॉल ही क्योंकि इतना ज़्यादा है तो मैं अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकता हूँ। पांचवी चीज़ आ जाती है रिडेम्पशन। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बड़ा फैक्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम, खासतौर पे जब आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसका एयूएम काफ़ी कम है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम कम है और मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से सडनली बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि उस म्यूचुअल फंड का एयूएम कम था, तो इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा निकालेंगे तो सभी की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना म्यूचुअल फंड हाउस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर उनको जल्दी से जल्दी सबकी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है तो उनको बहुत सारी होल्डिंग्स को यहाँ पर सेल करना होगा, क्योंकि फंड हाउस अपनी जेब से तो आपको पैसा देगा नहीं, वो होल्डिंग्स को सेल करके ही आपको पैसा देगा। तो ऐसे केस में उनको बड़ी होल्डिंग्स को भी यहाँ पर सेल करना पड़ सकता है जिनमें वो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते थे, जिसका इम्पैक्ट उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे आ सकता है, उसका एनएवी काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। और अगर हम रिडीम्पशन से जो पैसा बाहर आता है उसकी बात करते हैं तो उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पर बढ़ सकता है, 1 महीने से लेके 60 डेज़, 90 डेज़, इतना बड़ा डिले भी आपकी पेमेंट को वापस आने में लग सकता है। वहीं अगर हम बड़े एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो क्योंकि बड़े एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप होल्डिंग्स उनके पास ज़्यादा होती है, तो लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए। प्लस उनके पास कैश होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना बड़ा एयूएम है तो पूरा ही एयूएम स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, मिड कैप में भी इतना नहीं डाल सकते, तो वो लार्ज कैप में डाल के रखते हैं, प्लस कैश अपने पास सरप्लस रखते हैं कि अगर इमीडिएटली रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो वो कैश से फुलफिल कर सकते हैं, कुछ होल्डिंग्स को सेल कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी इशू यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एनएवी पे भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिडेम्पशन की वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो रिडेम्पशन वाला काम आपका यहाँ पर हाई एयूएम वाले म्यूचुअल फंड में आसानी से हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी अभी डिस्कस की हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम एयूएम के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं, अगर एयूएम लो है तो वो हाई है, अगर हाई एयूएम है तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन लो रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर हाई रहेंगे। स्मॉल कैप एलोकेशंस की बात करते हैं, वो हम देख चुके हैं, जनरली हमें यहाँ पर हाई देखने को मिलता है इन केस ऑफ लो एयूएम, और जनरली लो देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाई एयूएम, क्योंकि ऐसे में फंड्स की जो एलोकेशन है उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है लार्ज कैप और मिड कैप एलोकेशंस पे। एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं तो लो एयूएम से ये काम फास्ट होता है, जबकि हाई एएम वाले म्यूचुअल फंड में स्लोअर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बहुत हाई होती हैं, तो जल्दी से सिक्योरिटीज को ढूंढ के उनमें एंट्री लेना या फिर उनसे बाहर आना, ये काम थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो लो एयूएम वाले फंड्स का मोस्टली हाई होता है, जबकि हाई एयूएम वाले म्यूचुअल फंड का मोस्टली आपको लो देखने को मिलेगा। रिडेम्पशन की हमने अभी अभी बात की है, रिडेम्पशन का रिस्क यहाँ पर बिगर साइड पे होता है इन केस ऑफ लो एयूएम, और रिडेम्पशन रिस्क लो होता है इन टर्म्स ऑफ हाई एयूएम। अगर हम लो एयूएम की सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सूटेबल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए, मेजरली मिड कैप में कहीं कहीं पर सूटेबल हो सकता है, कहीं कहीं पर नहीं। और हाई एयूएम की बात करते हैं तो ये सूटेबल होता है लार्ज कैप के लिए, इंडेक्स फंड्स के लिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, इस टाइप के जो फंड्स होते हैं इनका एयूएम अगर हाई है तो वो आपके लिए अच्छे हैं। स्मॉल कैप के अंदर जैसे कि हम देख चुके हैं कि अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वहाँ पर आपको लो एयूएम का बेनिफिट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे कि देखा गया है कि जिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एयूएम हाई है या फिर मीडियम रेंज में है, उन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है 5 साल के ड्यूरेशन में, 10 साल के ड्यूरेशन में, कंपेयर टू वो फंड्स जिनका एयूएम बहुत लो है। तो दोस्तों आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं जानता हूँ कि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपको यहाँ पर समझानी चाहिए, इससे पहले कि आप ब्लाइंडली स्मॉल कैप के उन फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लो जिनका एयूएम बहुत लो है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की। सबसे पहली चीज़ कि हाउ फंड्स विद स्मॉल एयूएम वर एबल टू जनरेट हाई रिटर्न्स इन 1 and 2 years। तो ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिले हैं टॉप 10 में, ये इतने हाई रिटर्न्स कैसे जनरेट कर पाए इतनी वोलेटाइल मार्केट में, जहां जो वेल एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़ी एएमसीज के फंड्स हैं, वो इतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए। वैसे तो इसका रीज़न आपको यहाँ पर पता चल गया है, जो कि हमने बात की थी क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट की, प्लस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की, जिसकी वजह से ये फंड्स हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाए, क्योंकि इन फंड्स की नंबर ऑफ होल्डिंग्स कम थी। तो फंड मैनेजर यहाँ पर क्विक कॉल ले सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या कंपनी में ही अगर वो पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ा देते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा इंपैक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता है, तो ऐसे में फंड मैनेजर्स अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो, रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही हो, तो ऐसे में आपको
आपको जो लो एईएम वाले फंड्स हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रियल में वोलेटाइल है और अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक या 2 साल तक मार्केट वोलेटाइल ही रहने वाली है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप ये पता नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा लो एईएम वाला म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि लो एईएम वाले तो हमने बहुत से फंड्स देखे हैं। कुछ फंड इवन ऐसे भी हैं जो नेगेटिव रिटर्न के साथ हैं, 1-2% के रिटर्न्स के साथ हैं। कुछ लो एईएम वाले फंड्स ऐसे भी हैं जो हमने देखे हैं जिनके रिटर्न्स 26%, 29% कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये कैसे पता लगाएँगे कि कौन से लो एईएम वाला फंड आपके लिए अच्छा है? अगेन नॉट पॉसिबल। अगली चीज़ ये है, और मैं इस चीज़ को खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए कहना चाहूँगा कि अगर इन म्यूचुअल फंड्स का एयूएम लो रहता है, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर हाई रहता है, तो ऐसे केस में आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके रिटर्न सडनली ऊपर होंगे, सडनली नीचे गिरेंगे, और अगर मार्केट में पैनिक आता है तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं, कि लो एयूएम वाले फंड्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके दूसरी साइड जो हाई एयूएम वाले फंड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी लॉन्ग हिस्ट्री को भी जाके कि इनकी वोलेटिलिटी यहाँ पर कम रहती है, क्योंकि इस्टेब्लिश्ड एएमसीज हैं, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपका रिस्क कम रहता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको अच्छा मिलता है। मतलब ठीक है, रिटर्न्स आपको एक्सेप्शनली हाई नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शनली लो नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी ज़्यादा डिपेंड करती है। लंबे समय के लिए अगर आपको नुकसान कम होता है, एक सही लेवल के रिटर्न्स अगर आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वो वाले फंड्स जहाँ पर आपको सडनली रिटर्न्स स्काई रॉकेट मिलेंगे, सडनली आपको रिटर्न्स बिल्कुल ऐसे मिलेंगे कि पाताल में गिर जाओगे आप। तो इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे पीस ऑफ माइंड और पेस, जो एक कांस्टेंट पेस होता है, दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए। एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जो बड़े एयूएम वाले फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी वीक क्यों रही है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि बड़े फंड्स जो होते हैं इनका एलोकेशन लार्ज कैप में और मिड कैप में थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इनको स्मॉल कैप में इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि ये अपना कंप्लीट एलोकेशन ही स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कर सकें, क्योंकि एजीएम बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली इतना पैसा स्मॉल कैप की कंपनीज में डालना, स्टॉक्स में डालना आसान काम नहीं होता, तो इन्हें हेल्प लेनी पड़ती है लार्ज कैप और मिड कैप की। और जैसा कि पिछले 2-3 साल में देखने को मिला है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कैटेगरी से निकाला है। निफ्टी आज तक भी अपने वापस से हाई को टच नहीं कर पाई है, जबकि अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, मिड कैप की बात करते हैं, तो ये इंडेक्सेस तो अपना एक नया हाई तक यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनका एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर वीक देखने को मिल रही है। तो मार्केट जब वापस बुल रन में आएगी और एफआईआईज का इनफ्लो लार्ज कैप की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ पर लार्ज कैप भी बढ़ेगा, मिड कैप का इंडेक्स भी बढ़ेगा, वहाँ पर स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इन फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा और बार बार अपनी वीडियोस में दोहराता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा सिर्फ उसके रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट ना करें, कि जिस म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न्स दे दिए हैं 2-3 साल में, तो उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आप ऐसा ना करें। म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनकी होल्डिंग्स हैं, उनका एयूएम है, सोटी नो शार्प रेशियो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन सभी को सही से आपको देखना चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए, तब जाके एक सही म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है। ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।